एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके एग्जाम्प्लीफाइड। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया। ओके, तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये आता है कि जो ये वेस्टर्न पावर्स थी, वाई दे मूव टूवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट और टूवर्ड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ऐसी कौन सी रीज़न थी जिसके कारण दे हैव टू मूव टूवर्ड दीज एरियाज। सेकंड, हम देखेंगे व्हाट वाज देयर नेचर ऑफ कॉन्क्वेस्ट। वो जब आए यहाँ पे, सो ईदर दे वर जस्ट सिंपली अ ट्रेडिंग कंपनी और फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट और फॉर दिस पॉलिटिकल इंटरेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पे आए, सो विच पर्टिकुलर एरिया दे सेटल्ड अपॉन, ईदर दे सेटल्ड इन दिस वेस्टर्न कोस्ट और इन द ईस्टर्न कोस्ट। और उसके बाद हम देखेंगे कि सेटलमेंट होने के बाद हाउ दे इंटरफेयर्ड विद द नेटिव रूलर। तो जो नेटिव रूलर थे, फॉर एग्जांपल हैदराबाद किंगडम, फॉर एग्जांपल मराठास, फॉर एग्जांपल मैसूर किंगडम, ओके, बंगाल, तो इनके साथ इन्होंने कैसे इंटरफेयर की। एंड इंटरफेरेंस के बाद हाउ दे बिकम अ पैन इंडियन एम्पायर, हाउ दे ऑक्युपाइड होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड उसके बाद वी विल सी एट लास्ट उनके गवर्नर जनरल क्या थे, उनकी पॉलिसी क्या थी, एंड उस पॉलिसी के कारण व्हाट वर द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हैपेंड इन होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि जिसके कारण वी आर कॉलिंग दिस इरा एज द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो broadly modern world is simply nothing but a concept of equality is there, concept of justice is there, rule of law is there. So we will see how the monarchy is replaced by democracy. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन कौन सी मेजर एम्पायर थी यूरोपियन की who were dominant in Indian subcontinent. One such was Portuguese, second is Danish, and third is Dutch Danish, okay, third is French, and fourth is Britishers. तो चार मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बाकी और भी थी, स्पेनिश भी थे, बट दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज they had some imprint in whole Indian subcontinent. Okay, we want to point out toward the factor responsible for such expedition. पहले इम्पॉर्टेंट ये था, यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द 13th एंड 14th सेंचुरी देयर वाज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके, उसकी बेसिस के ऊपर न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स वर डेवलप्ड फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, जो स्टील हम नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहे थे, नाउ इट वाज produced through steam engines. Okay, let's say one invention is steam engine. Okay, and these gave fillip to industrial revolution. Okay, industrial revolution which was supplemented by scientific revolution, उसके दो मोटिव्स थे। फर्स्ट मोटिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये था कि उसको एक मार्केट चाहिए थी। वो मार्केट जहाँ पे जो उसने प्रोडक्ट इन्वेंट किए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं थ्रू साइंटिफिक रेवोल्यूशन, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, उस प्रोडक्ट को वो वहाँ बेच सके। और सेकंड, इट रिक्वायर रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर, इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स. That's why they moved toward Africa. And second, in the form of finished good market, second in the form of coal, cotton, etc. India, etc. Okay, तो ये पहला फैक्टर था which was responsible for such expeditions. Okay, उसके बाद second most important factor was the trade routes. This is the ancient Silk Route. Okay, even trade through these western mountain passes. Okay, and the main route is via this Indian Ocean through Arabian Sea, moving toward this Turkey, this island Italy, and Italy toward Europe. This is the trade route. If you see, यही trade route it was monopolized by Arabians. तो अरब्स ने इस ट्रेड को मोनोप्लाई किया था। एंड इफ़ यू सी, यूरोपियन की अराउंड 40% इम्पोर्ट वाज फ्राम बंगाल एंड फ्राम ईस्ट एशिया। तो इस इम्पोर्ट जो 40% डिपेंडेंस ऑन दिस रीजन, उसकी वजह से इन इवन डोमिनेंस ऑफ अरब,
what happened is जो गुड यहाँ पे nominal cost at example at cost of 1 rupee is produced, it reach here for approximately 5 rupee. It means this middleman is having a real profit. In order to overcome the problem of middleman, in order to bypass the middleman, they moved to finding the alternate path for their trade, and one such expedition was led by Vasco da Gama. Vasco da Gama, this is the fellow Vasco da Gama, and he led expedition via Cape of Good Hope and reached Calicut and received by a local ruler Zamorin, okay, in 1498. So I hope now clear कि what were the major factor responsible for such expedition. तो यूरोपियन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट आने में नीड क्या थी, these were the main reason for their मूवमेंट. ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो इंडिया में आए तो उनकी सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे हुई. दीज वर द सेटलमेंट्स ऑफ यूरोपियन. ओके, यू कैन सी दीज वर द सेटलमेंट्स ऑफ यूरोपियन. Every of their factory or every of their establishment is properly given in this map. Please go through the map. Okay, link it via map. जैसे पुर्तगीज़ का ये फ्लैग है तो you can see पुर्तगीज़ in 1501 at Kannur. Okay, 1499 at Calicut, 1500 at around Cochin. Okay, इसी तरह से आप लिंक करें. A direct question can be on, for example, Dutch established their first factory on eastern coast on western coast. तो डेफिनेटली इट इज़ ऑन ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज़ मछलीपट्टनम. ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं ये वाले, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, टेक अ नोटबुक एंड ट्राई टू राइट दीज small important locations and memorize. There is no alternate to this. You just need to memorize these facts. Okay, यही fact important है. Second, we are going to study about Portuguese Empire. तो पुर्तगीज़ जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए 1498 में, so their journey is very small. First is 1498 में आए, they were not given a place to live. Again there was next expedition under the leader named Cabral. Okay, so Cabral के अंडर आए and they established a factory at Calicut. तो Calicut में जो उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थ्रू परमिशन वाया लोकल रूलर, they were having war with अरब्स की और कैब्रल की फाइट हुई. कैब्रल वाज डिफीटेड एंड ही वेंट बैक टू पुर्तगीज. नेक्स्ट एक्सपीडिशन वाज लेड बाय अल्मीडिया. ओके, ही अगेन फॉरवर्ड अरब बट ही गॉट सक्सेस एंड ही एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट कोचिन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अल्बरकुर्की. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अल्बरकुर्की. इसके पॉइंट के ऊपर जो मेजर इवेंट हुए, फर्स्ट इज बैटल ऑफ गोवा. ओके, तो गोवा को इसने कैप्चर कर लिया, दिस वन 1610 में. ओके, एंड सेकंड इज अबॉलिशन ऑफ सती. अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ सती सिस्टम. तो सती सिस्टम को इसने सबसे पहले इंडिया में अबॉलिश किया था गोवा में. यही पॉलिटिकल इवेंट है. और अल्बरकुर्की वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज किंगडम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर पुर्तगीज. नेक्स्ट इज नोंदुकोना, समथिंग लाइक दैट, एंड ही वाज हैविंग ट्रीटी ऑफ बसेन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और पुर्तगीज डिक्लाइन इसलिए हुए बिकॉज दे वर मोर इन्वॉल्व इन कन्वर्शन. ठीक है, फोर्स्ड कन्वर्शन. ओके, दे वर fanatics and they were focusing more on crusades. Okay, this is important for Portuguese. Next is Dutch. So Dutch were the first most important who broke the monopoly of Portuguese. तो डच ने पुर्तगीज़ की मोनोपोली एंड की. ओके, एंड उसके बाद ब्रिटिशर थे और उसके बाद फ्रेंच थे. ब्रिटिशर और फ्रेंच का हम देखेंगे इन कार्नेटिक वार में कैसे एक दूसरे ने इंटरफेरेंस की. फॉर एग्जांपल हाउ डुप्लेक्स showed his exemplary skill in French establishment in Indian subcontinent. Okay, or for example how they interfered with the local Naboobs. Okay, so all these were important with respect to modern India. Okay, so next शुरू करते हैं. These are some of the fact. Please go through it. Jean Baptiste Colbert founded French East India Company in 1664. Okay, and Britisher during Mughal and Maratha period, वो हम बाद में देखेंगे. Okay, that's all already given. Dutch was founded by Lishoten, okay, in 1602. और हाँ, the first important place where
Portuguese arrived is known as Kappad. Kappad. Okay, Kappad near Calicut. Okay, that's all important. Dutch reached toward the मछलीपट्टनम एंड इट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड जिसने जॉइंट स्टॉक अपने शेयर वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर इशू किए थे. ओके, दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अराइवल ऑफ यूरोपियन टूवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो नेक्स्ट इज कार्नेटिक वार. कार्नेटिक वार इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज ऑफ टू फैक्टर. फर्स्ट इज दे शोड नेचर ऑफ कॉन्केस्ट. फॉर एग्जाम्पल, how French and British attitude toward their companies led to the rise of empire in Indian subcontinent. Or second, how they interfered in the politics of local ruler, for example, Kingdom of Arcot, Hyderabad and Bengal. Okay, so it is mostly between three. First is French, Britishers and local kingdoms. So let's see one by one. Okay, टोटल 3 कार्नेटिक वार हुई थी. फर्स्ट एंड थर्ड जो थी दैट वाज नथिंग बट यूरोपियन में जो ब्रिटिश और फ्रेंच की आपस में फ़ाइट चल रही थी, तो उसी फाइट का कंटिन्यूशन वाज कार्नेटिक वार फर्स्ट एंड थर्ड. रीज़न सिंपल है. लेट्स फॉर एग्जांपल इट इज़ इंडिया एंड इट इज़ यूरोप. यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे फ्रेंच है. सो दे स्टार्ट फाइटिंग. रिसोर्स वर गिवन बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर्स. तो वो अपनी एम्पायर्स को वो रिसोर्स दे रही हैं. सो लेट्स से इफ़ दे आर इन वार विच ईच अदर, ओके, सो अल्टीमेटली दे आल्सो हैव टू फाइट अ वार विच ईच अदर. वाई? बिकॉज इफ they are not fighting, they will continue to provide resource and it will give a upper hand to one or other region. More effective way of tackling war. ठीक है. So first and third is not very important. The main important is second Carnatic War. Main important is second Carnatic War. Why it is important? Because of first factor, that is इसके बेसिस के ऊपर पहली बार किसी फॉरेन जो एम्पायर्स थी, जो फॉरेन कंपनीज थी, उन्होंने लोकल इंटरफेरेंस की. वन सच किंगडम वाज किंगडम ऑफ अरकोट और हैदराबाद. ओके, तो हैदराबाद में जो क्रोन के ऊपर इंटरफेरेंस थी, हेयर मुजफ्फर जंग एंड हेयर चंदा साहिब. दीज वर सपोर्टेड बाई फ्रेंच. तो इनको किसने सपोर्ट किया? फ्रेंच ने. ओके, एंड ब्रिटिशर यहीं पे दे सपोर्टेड मोहम्मद अली इन अरकोट एंड हेयर नासिर जंग इन हैदराबाद बाय ब्रिटिशर्स. तो यू कैन सी देयर आर 4 पॉलिटिकल कैंडिडेट्स. फर्स्ट इज नासिर जंग, सेकंड इज मुजफ्फर जंग. फ्रेंच चाह रहे थे कि नासिर जंग शुड असेंड द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिशर चाह रहे थे कि नासिर जंग शुड असेंड द थ्रोन ऑफ हैदराबाद. इन अ सिमिलर मैनर अरकोट पे फ्रेंच चाह रहे थे कि चंदा साहब शुड असेंड द थ्रोन ऑफ अरकोट, वेयर एज ब्रिटिशर वांटेड मोहम्मद अली टू बी द किंग ऑफ अरकोट. दीज आर मेन फैक्टर. हुआ ये कि फ्रेंच गॉट अपर हैंड. कैसे? देयर वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांडर, ही वॉज डुप्लेक्स. ओके, एंड दैट्स वाई ही इज़ नोन फॉर हीज सब्सिडरी अलायंस. तो जो सब्सिडरी अलायंस वेज़ले ने शुरू की थी, वो सबसे पहले जो इनिशिएट करने वाला डुप्लेक्स था, टू इंटरफेयर इन द लोकल किंगडम. ओके, तो हुआ ये, फ्रेंच मार्च्ड ऑन हैदराबाद, दे किल्ड नासिर जंग. Okay, they marched on Arcot and they killed Anwaruddin. Anwaruddin was the father of Muhammad Ali. Muhammad Ali was supported by Britishers. और जो मोहम्मद अली था, he fled to Arcot. It means French are almost winning. But हुआ ये कि Britisher killed मुजफ्फर जंग. French placed one other person as the Nizam of Hyderabad. Okay,
and they got right our northern Sicher. This is the northern Sicher. Okay, so French were given the right over northern Sicher, and the person whom they placed on the throne was Salabat Jung. ओके ठीक है. ब्रिटिशर मूव स्विफ्टली, तो उन्होंने क्या किया कि जो चंदा साहिब थे उनको मार दिया, एंड दे प्लेस्ड मोहम्मद अली as Nawab of Arcot. Okay, so they were the de facto ruler of Arcot, that is Carnatic. Okay, and here if you see, the Robert Clive is the most important figure because he is responsible for placing Muhammad Ali to the throne of Arcot. Okay, this is the first and most important factor for the rise of Britisher in the Indian subcontinent. अगेन थर्ड वार हैपेंड, थर्ड वार ऑफ कार्नेटिक हैपेंड. तो थर्ड वार ऑफ कार्नेटिक के बाद मोस्ट फ्रेंच वर सब्ड्यूड कम्प्लीटली. ठीक है. व्हाट वर द बेसिक फैक्टर फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश एज द डोमिनेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड नॉट द फ्रेंच, दैट वी विल स्टडी विद रिस्पेक्ट टू मेन परस्पेक्टिव. थोड़ा सा मैं ब्रीफली बोल देता हूँ. एक्चुअली देर वॉज टू मच पोलिटिकल इंटरफेरेंस इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाई फ्रेंच government. Okay, but British government had least interference with respect to East India Company of Britain. Okay, तो चलिए देखते हैं. That's all required for with respect to Carnatic War. उसके बाद next is Robert Clive. तो Robert Clive is actually responsible for the consolidation and beginning of British Empire in India. उसका phase divided into two part, 1757 to 1760 and 1767 to 1764. तो हुआ ये कि जो बंगाल रीजन था, बंगाल में काफ़ी रूलर थे. फॉर एग्जाम्पल मुर्शिद कुली खान से अली वर्दी खान से सिराजुद्दौला. ठीक है. सो फरमान विच वाज इशूड बाय फारूक सैयद इन 1717, उसकी बेसिक प्रीमाइज ये थी कि जो कंपनी की ऑफिशियल ट्रेड थी, ओके, कंपनी का जो प्रोडक्ट थे, दे वर गिवन फ्री ट्रेड विदाउट एनी टैक्सेशन एंड एक्साइज ड्यूटी और समथिंग लाइक दैट इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड सम टू मुगल एम्परर. तो जो एक फिक्स्ड अमाउंट वो पे कर रहे थे उसकी रिटर्न में दे वर गिवन फ्री ट्रेड राइट. बट दिस फरमान वर मिस यूज्ड बाई प्राइवेट एम्प्लॉई ऑफ कंपनी. तो जो कंपनी के प्राइवेट एम्प्लॉय थे उन्होंने अपनी ट्रेड के लिए भी इसको मिस यूज़ करना शुरू कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज ह्यूज ड्रेन ऑफ रिसोर्सिस टू बंगाल. तो बंगाल को रेवेन्यू नहीं आ रहा था. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सिराजुद्दौला ने काफ़ी स्टेप लिए, एंड दी स्टेप वर नॉट लाइक्ड बाई ब्रिटिशर्स. सेकंड, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैटल ऑफ प्लेसी वाज दैट कि ब्रिटिशर ने अपने फोर्ट को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था. ओके, सो दीज टू फैक्टर, मेन फैक्टर गेव राइज टू द बैटल ऑफ प्लेसी, एंड बैटल ऑफ प्लेसी में फेट वाज ऑलरेडी फर्स्ट सेट. देयर वाज वन पर्सन, मीर जाफर. मीर जाफर was inside of Britisher, and that's why Britisher defeated the army of Bengal Nawab. Okay, and उसके बाद they place मीर जाफ़र on the throne. हुआ ये कि मीर जाफ़र ने फिर से साइड किया toward Dutch so that to reduce the power of Britisher. Okay, और डच ने भी they saw it as an opportunity to interfere or to lessen the control of Britisher, और इसकी वजह से बैटल ऑफ चिनसूरा फॉर्म, दे टुक द बैटल ऑफ चिनसूरा. ओके, तो बैटल ऑफ चिनसूरा में अगेन ब्रिटिशर डिफीटेड डच एंड मीर जाफर. ओके, नाउ देयर वाज अनदर फेलो, मीर कासम. मीर कासम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही अगेन कंस्पायर्ड अगेंस्ट मीर जाफर. ओके, एंड ही बिकेम नवाब ऑफ बंगाल. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मंगोर. तो मंगोर में ही एस्टेब्लिश अ गन फैक्ट्री देयर, ओके, टू काउंटर ब्रिटिशर्स, बट हिज प्लान वाज नोन बाय ब्रिटिशर एंड ही वाज अटैक्ड, एंड अगेन मीर जाफर वाज प्लेस्ड ऑन थ्रोन. ओके, उसके बाद जो उसका बेटा था, दे फाइट अ कंबाइंड बैटल. फॉर एग्जांपल नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर शाह आलम प्लस बंगाल नवाब, इन तीनों ने बैटल फाइट की, Battle of Buxar in 1754, and it was defeated by Britisher, and that gave rise to de facto ruler of these kingdom
as Britisher. So Britisher became the de facto ruler of these kingdoms. Bengal, Bihar, Orissa, all these were under control of Britisher. However, initially they wanted to understand the system. That's why in Treaty of Allahabad, they started a concept of dual government. इस dual government में क्या हुआ था कि revenue system and military law order system was differentiated. So law and order system was given to Nawab, and revenue system, Diwani right, was given to Britishers. Okay, so now they become the actual master of whole this region of Bengal, Bihar, Orissa. And second, for a constant sum of money, Allahabad was the last region given to Mughal emperor. Okay, these were the important event took place during period of Rotlev. Another important event is first Anglo-Mysore war. इसमें हुआ ये कि हैदर अली became the de facto ruler of Mysore, and हैदर अली ने फाइट की मराठा के साथ. He was defeated and he was given some kind of concession, and again जो हैदराबाद ने उस पर अटैक किया. Okay, हैदराबाद sided with Britishers. Okay, so this political history is not very important for exam, but all you need to have an understanding is that first Anglo-Mysore war happened during period of Robert Clive. Okay, that's all. Next important governor general is Warren Hastings. So Warren Hastings is the first governor of Bengal. Okay, governor general of Bengal. उसके टाइम पे जो most important event हुए, that was first is regulating Act 1773. Okay, and abolition of dual system. Second is Rohilla war, first Anglo-Maratha war. हम सब देखते हैं one by one we'll see. Let's start with political events. तो पहला political event इसके टाइम पे हुआ रोहिला वार. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वार. तो हुआ ये कि जो मराठा दे वर अ वेरी पावरफुल एम्पायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद बालाजी बाजीराव डाइड. और उसके बाद क्या हुआ कि देयर वाज कन्फ्लिक्ट ओवर द पेशवा सिस्टम. देयर वाज वन गाय रघुनाथ राव. ओके, तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि ही एक्चुअली बिकम डिफेक्टो पेशवा. ओके, although he was not directly successor. Okay, ये था नहीं, but he became. And there was another, that is Barabai conspiracy. Barabai conspiracy. This conspiracy was to actually restore the office of Peshwa to its legal heir. ठीक है, रघुनाथ राव के पास सपोर्ट कम थी, so he sided with British and he signed a treaty of सूरत. इस ट्रीटी ऑफ सूरत के कारण जो बसेन एरिया था और सेलेस्ट वाला एरिया था, इट वाज गिवन टू ब्रिटिशर्स. ठीक है, ब्रिटिशर को दिया गया सो दैट ब्रिटिशर रिकॉग्नाइज हिम एज द पेशवा. ठीक है, बट दिस ट्रीटी वाज नॉट साइंड इन कलकत्ता and it was not accepted. Second, when treaty was about to sign, it was not accepted by this people, Barabai conspiracy people, Nana Fadnevis. Okay, उसके बाद क्या हुआ कि फाइट हुई, फाइट बिटवीन ब्रिटिशर प्लस रघुनाथ राव अगेंस्ट महादजी शिंदे. ठीक है, तो शिंदे ने डिफीट कर दिया इन दोनों को. डिफीट करने के बाद ट्रीटी साइन हुई, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ वादगांव. ट्रीटी ऑफ वादगांव के बाद ये हुआ कि जो भी इंडिमनिटी थी वार की, वो ब्रिटिश को पे करनी थी टूवर्ड महादजी शिंदे. बट ऐसा हुआ नहीं. हुआ ये नहीं, दिस वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज़ बंगाल, मद्रास, दिस इज़ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इट मेड दीज प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू बंगाल. तो जो भी कोई ट्रीटी साइन हुई होगी, इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ बंगाल. बट ऐसा हुआ नहीं और वारन हेस्टिंग ने इसको इनवैलिडेट कर दिया. ओके, एंड दिस वाज द फैक्टर which gave again other tussle, and it resulted into treaty of
सलबाई। उसमें काफ़ी कम क्लास थे, फेवरेबल क्लास थे फॉर मराठा किंगडम, ओके, बट अगेन एलिफेंटा आइलैंड वाज गिवन टू ब्रिटिशर। और अगेन देयर वाज अ क्लास कि इफ इन केस देयर वाज अ फाइट बिटवीन मैसूर एंड मराठा किंगडम, ब्रिटिश विल कम एंड एड, ओके। दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलो पहले देख लेते हैं डुअल सिस्टम। तो जो डुअल सिस्टम फॉर्म किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, दीवानी राइट एंड फौजारी राइट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, इट वाज अबॉलिश्ड एंड इन दैट प्लेस देयर वाज इजरादारी सिस्टम वाज इजरादारी सिस्टम was placed. Ijradari system is nothing but for revenue of a particular land, the bid is given to the highest bidder. तो जो भी हाईएस्ट बिड करेगा इस लैंड के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल वन विल से दैट आई विल गिव 50% ऑफ द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर दिस लैंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज इजादारी सिस्टम, ओके। एंड वी विल सी लेटर हाउ दिस इजादारी सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाई परमानेंट सेटलमेंट बाई कॉर्नवालिस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देर इज़ वन गवर्नर जनरल एट टॉप असिस्टेड बाई 4 पीपल। देर इज़ वन सुप्रीम कोर्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट बाई चीफ जस्टिस, हिज नेम इज एलाइजा। हुआ ये कि दिस बाउंड्री इज़ नॉट क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी दैट वाज नॉट क्लियर, कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, कि इधर दे कैन चार्ज एम्प्लॉई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी or they can charge governor general, and this continuous conflict between them gave rise to Pitt's Act, okay. And second factor is that this act made subordinate presidency of Bombay and Madras to Bengal. तो जब प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को उसने subordinate कर दिया बॉम्बे के और उसके, but they did not actually define that area, how it should be done. In order to overcome those limitations, this regulating act was amended in 1784 through पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने 2 चीज़ें की, फर्स्ट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड इज़ कोड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज़ फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ओके, एंड कोड ऑफ डायरेक्टर विल actually appoint the civil servant of company. That's all with respect to regulating act and Pitt's India Act, okay. Another feature during the period of Warren Hastings was Madrasa-e-Alia and Asiatic Society 1784. तो इनका बेसिक पर्पज़ यही था कि इन ऑर्डर टू बेटर गवर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे वांट टू डेसिफर एंड दे वांट टू ट्रांसलेट द एंशिएंट टेक्स्ट फॉर देयर कन्वीनियंस। तो वो आपने जो इस टेक्स्ट था, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वेदास, इन द फॉर्म ऑफ हिंदू कोड ऑफ लॉ, जो भी थे, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम पर्शियन लॉ, इन सब को दे वांट टू ट्रांसलेट। उस ट्रांसलेशन करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें सेट की, फर्स्ट इज़ मदरसा-ए-आलिया एंड सेकंड इज़ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज सपोर्ट बाई सर विलियम जोन्स, ओके, और उसका चेयरमैन था रॉबर्ट चैम्बर, ओके, ठीक है। एंड मदरसा-ए-आलिया वाज फाउंडेड बाई वारन हेस्टिंग। दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वारन हेस्टिंग इरा। नेक्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म हुए थे वो रिफॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी में हुए थे विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू पुलिस रिफॉर्म। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल रिफॉर्म। तो उसने डिवाइड किया, फर्स्ट इज़ सिविल एंड सेकंड इज़ क्रिमिनल, ओके। तो सिविल जुडिशरी वाज डिवाइडेड इनटू, लोवेस्ट इज नोन एज Amin Court, okay, that is also known as Court of Munsif, okay. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नोन एज दीवानी अदालत, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस कोर्ट, प्रोविंस कोर्ट ऑफ अपील, और उसके बाद सदर
दीवानी अदालत। तो यू कैन सी कॉर्नवालिस ने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, नॉर्मल प्रोविंस लेवल के ऊपर एंड इवन एट लोकल लेवल के ऊपर उसने मल्टीपल कोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया है फॉर जस्टिस। ओके, एंड सेकंड इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले उसने ये किया कि जो एक दरोगा अपॉइंट किया। दरोगा इज़ नथिंग बट अ जज, ओके, एट तहसील लेवल। एट तहसील लेवल उसका पर्पज़ ये होता था कि जो दरोगा है अदालत है, जो दरोगा अदालत है, दरोगा अदालत है, उसको सुपरवाइज़ करना एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। उसके बाद देन देयर इज़ डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट, देन देयर इज़ डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट के बाद 4 सर्किट कोर्ट थे, 4 सर्किट कोर्ट थे, और उसके बाद उनकी अपील जा रही थी किसके पास? सदर दीवाने अदालत के पास। ओके, दिस इज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, पुलिस रिफॉर्म में क्या किया कि जो ज़मींदार को पुलिस राइट दिए हुए थे दैट वर टेकन अवे एंड दैट वर गिवन टू अ एसपी। सो नाउ पुलिस वाज गिवन अ सेपरेट रोल। ठीक है, दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म क्रिएटेड बाय कॉर्नवालिस। सेकंड इज़ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो बंगाल में सबसे पहले इजरादारी सिस्टम था। इजरादारी सिस्टम का जो मेन पर्पज़ ये था कि किसी भी एक फील्ड के जो रेवेन्यू राइट्स थे वो हाईएस्ट बिडर को दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ वन पर्सन और वो ये कहता है कि मैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू दूंगा एंड राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड will be giving to that person, it is called as ijradari system. It is called as ijradari system. This was replaced by permanent settlement, also known as ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम के 2 बेसिक पॉइंट हैं। फर्स्ट इज़ 10 ईयर के लिए उसका पूरा जो रेवेन्यू था, जो भी एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू की, वो फिक्स कर दी गई। एंड सेकंड इज़ 10th oath of 11th part will go to company and 1% and 1 part will remain with zamindar, and this part will be used for the welfare of peasant and land. Okay, but ऐसा हुआ नहीं। Next important event during the period of Lord Cornwallis was Third Anglo-Mysore War and Mysore Maratha War. तो there was Treaty of Mangalore in 1784। इस ट्रीटी के कारण ये कहा गया कि जो भी कंपनी का रोल होगा इट विल बी न्यूट्रल जब भी मराठास या मैसूर कभी फाइट करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। व्हेन मराठा एंड मैसूर वर फाइटिंग देन देयर वाज कंटिन्यूस इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर विद रिस्पेक्ट टू निज़ाम एंड मराठास। ठीक है, एंड मैसूर एक्चुअली केम क्लोज विद फ्रेंच। और इसी पीरियड पे यू कैन सी देयर वाज अ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रेंच इन इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, एंड इट ऑल रिजल्टेड इनटू ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, एंड श्रीरंगपट्टनम के बाद टिप्पू वाज डिफीटेड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इज़ जॉन शोर। तो जॉन शोर पीरियड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ था दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने सबसे 2 चीज़ें मेजर की थी। पहली ये किया था कि जो डिविडेंट कंपनी ब्रिटिश सरकार को दे रही थी वो 10% इंक्रीज़ कर दिया था। ओके, अब उन्हें नाउ दे हैव टू गिव मोर मनी टू द ब्रिटिशर्स। एंड सेकंड इज़ विद रिस्पेक्ट टू कंपनी अफेयर। तो कंपनी के जो गवर्नर जनरल था उसको कास्टिंग वोट की पावर जो ऑलरेडी दी गई थी। नाउ जो काउंसिल है, if the council is in majority and they are against governor general, then governor general can override the power of council. This was given by 1793 council. Another feature is that जो भी member ईस्ट इंडिया कंपनी का without informing company move to Britisher, it will be considered as
resignation. So you can see the Charter Act 1793 actually made a more strict provision for the company's employee and for better governance system. ठीक है, this is all with respect to 1793 charter system. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ लॉर्ड वेजले. ठीक है, लॉर्ड वेजले की सबसे इंपॉर्टेंट आती है सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब्सिडरी अलायंस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि द ब्रिटिश प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ पर्टिकुलर स्टेट. किसी एक स्टेट है, लेट्स से इट इज़ हैदराबाद, ओके, लेट्स से इट इज़ मैसूर. सो ब्रिटिश विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन in lieu one resident will stay in court of that empire, and second they have to maintain troops. Let's say they have to maintain troops of 10K. और इन सब की जो सैलरी और अलाइंस थी, जो सैलरी थी वो पे करनी पड़ेगी किससे? स्टेट की फाइनेंस से. ओके, और स्टेट के जो फॉरेन अफेयर हैं और स्टेट के जो अदर अफेयर हैं, दे ऑल विल बी not be independently taken by that particular Nawab, but rather with the consent of British Governor General. तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की कॉन्जेंट के बिना वो अपने फॉरेन ट्रीटीज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी अलायंस. यू कैन सी सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी अलायंस थी जिसने ब्रिटिशर को दे मेड अ पॉलिटिकली immune to any kind of interference, okay, in their system. और second, जो local ruler हैं, they were now at mercy of British Empire because a troop is stationed. Second is one resident is also there. तो जो ये resident है, it is taking a note on the internal development of the court, okay. For example, what are they working? And second is कोई भी वो foreign treaty नहीं कर सकते, so that any conspiracy against East India Company is subdued through this master stroke. ओके, तो उसके पॉइंट के ऊपर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई. टीपू सुल्तान वाज किल्ड. ओके, देयर वाज फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800. इट वाज एस्टैब्लिश्ड. द पर्पस ऑफ दिस फोर्ट विलियम कॉलेज वाज टू ट्रेन सिविल सर्वेंट. जो सिविल सर्वेंट थे उनकी ट्रेनिंग, सो दैट दे शुड एक्लेमेटाइज विद इंडियन इन्वायरमेंट. ओके, दे शुड अंडरस्टैंड द इंडियन इन्वायरमेंट इन ए मोर बेटर पोजिशन, ओके, फॉर बेटर गवर्नेंस. तो उसके लिए फॉर्म किया सेंसरशिप एक्ट कि 1780 में अगस्तस हिकी ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, बंगाल गैजेट, एंड दिस न्यूज़पेपर वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इट वाज एक्सपोजिंग सम काइंड ऑफ वीकनेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर. ओके, सो दैट वाई दिस वाज सेंसरशिप एक्ट. और उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यूज़पेपर हैं, दोज हु आर टू और स्पोकन, दे विल बी सीज्ड सोन. ओके, ठीक है. तो लेट्स सी अबाउट द सेकंड एंग्लो मराठा वार. तो मराठा वार डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप. पेशवा यहाँ पे थे, होलकर थे, स्किंदिया थे, गायकेवाड़ थे. ठीक है, भोंसले और गायकेवाड़. हुआ ये कि देयर वाज इंटरनल फाइट बिटवीन स्किंदिया, पेशवा एंड एंड होलकर. इसमें होलकर वन और स्किंदिया और पेशवा डिफीटेड. स्किंदिया और पेशवा वेंट टू ब्रिटिशर, ठीक है, फॉर सपोर्ट, एंड दे साइट ट्रीटी ऑफ बसेन. तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की. ट्रीटी ऑफ बसेन इज़ अ फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, ओके. उसके वही एलिमेंट थे कि यू कैन नॉट डिक्लेयर वार विदाउट द कंसेंट ऑफ ब्रिटिशर. दे हैव टू पे सम काइंड ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल 26 लाख रुपीज़. यू हैव टू कीप ट्रूप्स इन देयर एम्पायर, ओके, वन रेजिडेंट इन द कोर्ट. तो ये जो ट्रीटी थी दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू होलकर, ओके, और बाकी जो अदर लीडर थे, गायकेवाड़ हो गए. ठीक है, and again they start marching toward Britisher, and one by one Britisher defeated all. Even Holkar moved Delhi, and Holkar were also defeated, and eventually they all were defeated, and Treaty of Bassein was imposed on whole Maratha kingdom. ठीक है, that's all with respect to Lord Wellesley. उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटू. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ लॉर्ड मिंटू. लॉर्ड मिंटू के टाइम पे क्या हुआ था कि जो सिख एम्पायर थी विच वाज डिवाइडेड इनटू मिसल्स. ठीक है, दिस मिसल्स वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विच ईच अदर, एंड देयर वर 12 मिसल. इन 12 मिसल को यूनाइट किया था महाराजा रंजीत सिंह ने. ठीक है, ठीक है, इनटू वन सिख एम्पायर. ओके, और उसकी कैपिटल थी लाहौर में. ओके,
तो हुआ ये कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इंटरफेरेंस विद सिख एम्पायर, लॉर्ड मिंटो sent one of the person Charles Metlife to the court of Maharaja Ranjit at Lahore so that they sign a treaty of friendship, and it is called as Minto Metlife Treaty. Okay. Next is Charter Act 1813. इससे पहले 1793 आया था. हुआ ये कि द वेस्टर्न पोर्ट ऑफ यूरोपियन वर ब्लॉक्ड, और ठीक है, और देयर वाज कॉन्टिनेंटल सिस्टम. कॉन्टिनेंटल सिस्टम ये था कि जो ब्रिटिश स्टेट थे उनके पोर्ट काफ़ी बंद हो गए थे, एंड देयर वाज सिस्टम जहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेड थी ब्रिटिश जो बिजनेसमैन की थी वो काफ़ी ख़त्म हो रही थी. ओके, ठीक है. एंड देयर वाज अ मिलन डिक्री, वो नेपोलियन ने की हुई थी. उसने ये कहा था कि जो भी इंग्लैंड से जो ट्रेड करेगा ही विल नॉट बी गिवन एनी प्रिविलेज एंड ही विल नॉट बी गिविंग एनी बेनिफिट्स. ओके, एंड ही विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड विद फ्रेंच. ठीक है. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए द लॉबी इन ब्रिटिश वांटेड दैट इंडियन ट्रेड शुड बी ओपन फॉर ऑल. ठीक है. और हुआ ऐसा कि 1813 एक्ट आया, और इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में वो एंड कर दी, एंड ओनली द ट्रेड इन टी, ओके, एंड ट्रेड विद चाइना वाज केप्ट इन डोमेन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. और सेकंड ये किया था कि इट गिवन अ प्रोविजन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. ठीक है. सो दैट people can go and promote their religion. And third is education grant. Okay, these three are important with respect to 1813 act. all right. उसके बाद नेक्स्ट इज लॉर्ड हस्टिंग. लॉर्ड हस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ था कि आप देख सकते हैं कि लॉर्ड वेजली के टाइम पे जो सेंसरशिप आई थी वेरियस न्यूज़पेपर के ऊपर, इट वाज रिड्यूस्ड. इसी पीरियड के ऊपर संबुद्ध कदम्बी वाज रिटन बाई राजा राम मोहन राय. मैनी अदर सोशल रिफॉर्म टुक प्लेस. और थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि ब्रिटिश वन द सब्सिडरी अलायंस वाज imposed on almost all the ruler of Marathas. गोरखा वार के साथ TTF से गोली हुई. You can simply go for the fact. That's all. Next is Lord Amherst. इसके पॉइंट के ऊपर फर्स्ट बर्मीज़ वार हुई थी. तो फर्स्ट बर्मीज़ वार जो हुई थी, दिस इज़ एरिया अराउंड बर्मा. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंड दिस इज़ इंडिया. ओके, दिस इज़ बर्मा. ओके, तो इन ऑर्डर टू मोबिलाइज ट्रूप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया टूवर्ड बर्मा, दिस एरिया वाज कंसिडर्ड एज काला पानी. ठीक है. काला पानी एक ऐसा कहा जाता था कि ऐसा एरिया है जहाँ पे यू कैन नॉट ट्रैवल ओवर सी. इन शॉर्ट, काला पानी कैन बी एनी ओशन अदर देन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. तो वहाँ पे प्रोहिबिटेड था जाना. ठीक है, बाई वेदास एज पर द टेक्स्ट, एज पर द हिंदूज टेक्स्ट कोड. ओके, दिस रिजल्टेड इन टू बर्गपुर मुटनी. दिस इज़ द बर्गपुर मुटनी ऑफ 1824. ठीक है. दिस इज़ द इवेंट ड्यूरिंग द लॉर्ड एमहेस्ट. उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक. ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. तो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल एंड मद्रास दे वर सेंट्रलाइज्ड टूवर्ड प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल. तो जो सबकी पावर थी वो एक ऑफिस में दी गई. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया, और उसमें पूरी होल सेंट्रलाइज्ड पावर वाज गिवन टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस. ओके, तो उसके पीरियड के ऊपर जो पिट्स इंडिया एक्ट ने 4 मेंबर कम किए थे, इट वाज एडिड एज एडिशन 1 मेंबर, एंड ही वाज मैकोले, एंड ए लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड. लॉ कमीशन का जो पर्पज़ था वो ये था कि जो भी इंडिजिनस कोड हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स एज्यूम क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, रेवेन्यू प्रोसीजर, तो उन सब को कोडिफाई करके एक सिंपल लॉ कोड में बनाया जाए, so that for the better administration of the whole Indian subcontinent and for a uniform law. ठीक है. तो वही हम देख सकते हैं आज जो IPC कोड देख रहे हैं, CPC कोड देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द लॉ कमीशन प्लेस्ड अंडर लॉर्ड मैकोले. तो सेकंड, ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैसूर वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल. ठीक है. मैसूर के बाद कुरुक की वार हुई. ओके, एंड ही टुक मैनी सोशल रिफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल अबॉलिशन ऑफ सती in 1829, as we have already read कि during the period of Albuquerque around 1510 it was first abolished in Goa by Portuguese, or overall it was abolished by
लॉर्ड विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, thugs वर सुप्रेस्ड। ठीक है, तो जो जुडिशल रिफॉर्म उसने किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, वो ये किए थे कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ऐसा कि जो भी एम्पायर थी ब्रिटिश की वो कंटिन्यू एक्सपेंड हो रही थी। तो एक्सपेंड होने के बाद ये हुआ कि मोर एरिया वाज अंडर देयर कंट्रोल, और जो वो 4 प्रोविंस कोर्ट डिवाइड किए थे कॉर्नवालिस ने, दैट वाज नॉट एक्चुअली अप टू मार्क फॉर एक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस और फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो उसने क्या किया कि यही जो प्रोविंस कोर्ट थे दे वर अबॉलिश्ड। आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ प्रोविंस कोर्ट ही प्लेस्ड इंस्टेड देयर इज कमिश्नरेट सिस्टम, ही प्लेस्ड अ कमिश्नर सिस्टम, दैट इज कमिश्नर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, होल इट वाज डिवाइडेड इनटू 20 डिवीजन। ठीक है, और 20 डिवीजन वर प्लेस्ड अंडर इंडिविजुअल कमिश्नर एंड दीज कमिश्नर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस डिलीवरी। Another important feature of Lord William Bentinck was appointment of munsif and involvement of locals for the justice system। जैसे उसने मुंसिफ किए थे, ठीक है, और सदर आमीन, सेकेंड इज सदर आमीन। सदर आमीन एक्चुअली इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, जो भी जुडिशरी में होता था, एंड मुंसिफ एट द लोअर लेवल। ठीक है, बट द थिंग इज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ दिस सदर एंड मुंसिफ टू द वेस्टर्न जुडिशरी सिस्टम विच वॉज इम्पोज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसका ये हुआ कि दे वर नॉट गिवन पावर टू ट्रायल यूरोपियन। तो जो भी यूरोपियन मेंबर थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिटीजन, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय, उनका जो भी केस होगा विच कैन नॉट बी प्रिजाइडेड ओवर बाई सदर आमीन और मुंसिफ्स, दे कैन ओनली डिस्पेंस जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू इंडियंस। ठीक है, एंड सेकंड another important provision during period of Lord William Bentinck was jury system। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं जो ज्यूरी सिस्टम होता है दैट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन उस उन पॉइंट पे क्या हुआ, जो हुआ 1833 एक्ट हुआ था। 1833 एक्ट का जो मेजर पॉइंट ये थे कि फर्स्ट इट एंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन दी गई थी कि ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, वो ख़त्म होगी एंड नाउ इट बिकम सोली अ पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, और इसका जो कमर्शियल फंक्शन था दैट वाज कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम दैट। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 1833 एक्ट वाज दैट इसने क्या किया था कि स्लेवरी जो वो ख़त्म कर दी थी। एज पर सेक्शन 87 of 1833 Act, there was no discrimination with respect to office. So Indians were allowed to admit in governance system without any discrimination। ये भी एक प्रोविज़न था। एंड थर्ड मोस्ट विच यू ऑल नो दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड विलियम बेंटिक। के बाद देर इज़ पीरियड ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के पीरियड में ये हुआ ग्रेट गेम। ग्रेट गेम इज़ नथिंग, यहाँ पे रशिया है, ठीक है, यहाँ पे अफ़गान है, ठीक है, यहाँ पे सिख हैं, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिश है। ठीक है, नाउ ब्रिटिश वर अफ्रेड ऑफ रशिया एक्सपेंशन, कि रशिया एक्सपेंड ना कर पाए ईस्ट में। ठीक है, एंड अगेन देर वॉज फाइट बिटवीन अफ़गान एंड सिख आवर पेशावर। तो पेशावर में अफ़गान और सिख की फ़ाइट हुई। देर वॉज वन गाय दोस्त मोहम्मद, ठीक है, दोस्त मोहम्मद, ही वॉज फाइटिंग विद सिख, ऑल दो ही डिफीटेड सिख बट ही वॉज नॉट एबल टू कैप्चर पेशावर। तो जब वो पेशावर कैप्चर नहीं कर पाया, ही सॉट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश फॉर दैट। ब्रिटिश को वही चाहिए था टू क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन एम्पायर। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेट गेम। ठीक है, और हुआ ये कि अगेन द सिख वर द प्रोमिनेंट फोर्स एंड ब्रिटिश कैन नॉट फेवर अफगान एट द कॉस्ट ऑफ सिखिज्म। तो इन ऑर्डर टू have a kind of friendship relationship with Sikh, they tried to create a kind of balance। तो उन्होंने क्या किया कि
लेट्स क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे अफ़गान में दे कैन क्रिएट अ पपेट रूलर. They can create a puppet ruler. This puppet ruler was Shuja, Shah Shuja, okay, and Shah Shuja was placed as a puppet. Dost Muhammad was defeated, ठीक है. This resulted into first Afghan war, okay, and in a similar period there was good relation between British and Sikh, ठीक है. तो you can see Afghan affair are regulated to control Russia. British are interfering in the Afghan through Shah Shuja, okay, and that's all. उसके बाद क्या हुआ कि there is a death of महाराजा रंजीत सिंह. तो डेथ होने के बाद there is a first Sikh war also. What happened is there was continuous fight for the throne of Sikh kingdom. तो बहुत कम समय में अराउंड 3-4 ईयर पीरियड में काफ़ी डेथ हो गई. एंड लेटर देयर वाज वन क्वीन जिंद कौर and her son Duleep Singh was placed on throne and Lal Singh as Wazir. This is the puppet government of Britishers. Okay, and later it was again annexed into British Kingdom. This is the important period during the period of Lord Auckland and Ellenborough. Okay, there is an annexation of Sindh. It was annexed without any reason. Okay, for example, there was one guy, Charles Naifer. Even the emperor of Sindh was complying with all directions of Britishers, but despite of that he was annexed. So next governor general is Lord Dalhousie. तो जो ब्रिटिश एम्पायर विच was consolidated by Lord Wellesley and further enhanced by Lord William Bentinck, and even after the annexation of Sindh, Punjab, Lahore and Afghan affairs, okay, it was further beautified by Lord Dalhousie. तो वो किंगडम प्रोटेक्टेड किंगडम्स जो अभी तक इंडिपेंडेंट यहाँ बची हुई थी एंड दे वर लेट अलाउड टू रूल इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जैसे कि सतारा होगी, ओके, जैसे कि सांबलपुर होगी, जैसे कि नागपुर होगी, झांसी होगी. वहाँ पे क्या हुआ था कि दे वर अलाउड टू रूल बाय द नेचुरल हायर एंड दे वर अलाउड टू गिव सम काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू द सेंटर. ठीक है, तो वो दे रहे थे. हुआ ऐसा कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नई डॉक्ट्रिन स्टार्ट की, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इसके अकॉर्डिंग व्हेन अ पर्सन डाई विदाउट द नेचुरल हायर, अगर उसका कोई नेचुरल सन नहीं है या डॉटर नहीं है, ओके, या सन नहीं है, तो देन दैट पर्टिकुलर किंगडम डायरेक्टली गोज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, और वन सच जो पहली जो इसके अंदर आई दैट इज़ सतारा इन 1848. तो राजा सतारा डाइड विदाउट एनी नेचुरल हायर एंड जो इसका जो सन था, अडॉप्टेड सन, हिज क्लेम ऑन द थ्रोन वाज इनवैलिडेटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी. सतारा के बाद नेक्स्ट इज़ वी कैन गो फॉर नागपुर, इवन झांसी, इवन सांबलपुर. ठीक है, दैट्स इट. प्लीज़ नोट, अवध जो था दैट वाज आल्सो अनेक्स्ड, बट अवध वाज अनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उसी के पीरियड के टाइम के ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल इवेंट हुए, जैसे जो सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वार हो रही थी, उसमें ट्रीटी ऑफ यंदाबो साइन हुई, बिकॉज इट इज़ जस्ट नथिंग, कंटिन्यू 20 ईयर तक और पीस साइन हो गया. ठीक है, सेकंड सिख एंग्लो वार, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिख वर एक्चुअली कम्प्लीटली एसिमुलेटेड इनटू ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, ख़त्म होगी. एंड इम्पॉर्टेंट इज़ जर्नी जो इंडियन रेलवे का बिगन हो गया फ्राम वी ऑलरेडी नो बॉम्बे टू थाने. ओके, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वुड्स डिस्पैच. Wood's dispatch is the important development during the period of Lord Dalhousie, because इसने क्या किया था कि पहले के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी सेटअप. तो देयर शुड बी वन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ओके, एंड सेकंड डिपार्टमेंट एजुकेशन के बाद जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में ऑन द लाइन ऑफ लंदन देयर शुड बी वन यूनिवर्सिटी.
देयर शुड बी यूनिवर्सिटीज़ इन बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ठीक है। एंड थर्ड इज एट लीस्ट वन गवर्नमेंट ऑफिस शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट ऑफिस खोलना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी ग्रांट इन एड दी जाए, ओके, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंडियन नेटिव्स हैं दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग आल्सो, सो इट्स आल्सो द डिस्पैच इन विच मदर टंग एजुकेशन इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। यही एक थी इम्पॉर्टेंट जो दिस इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और वी कैन सी कोलकाता में, बॉम्बे में, मद्रास में ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई, और लेटर इन पंजाब, इलाहाबाद वी कैन आल्सो सी दैट वेरी यूनिवर्सिटी वॉज ओपनड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड अर्लियर कि जो इसके पहले चार्टर एक्ट आ रहे थे उन चार्टर एक्ट की वैलिडिटी 20 साल की हो रही थी, ठीक है। बट दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट जिसने कोई भी ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया। एंड सेकंड, इसने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, दोज हु यूज टू अपॉइंट सिविल सर्वेंट, इट गॉट रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18, ओके, उनका मेंबर रिड्यूस कर दिए। थर्ड डेवलपमेंट ऑफ दिस इज दैट सेपरेट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। सो इट इज़ द फर्स्ट एक्ट विच रिकोगनाइज द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, ओके। उसके बाद फोर्थ ये था कि देयर वाज सेपरेट ऑफिस ऑफ गवर्नर टू द बंगाल, वो दिया गया, ओके। एंड सिविल सर्विस, जो इंडियन सिविल सर्विस थी, दैट शुड बी ओपन फॉर द कंपटीशन फॉर आल्सो, इट इज़ आल्सो नोन एज जेनेसिस ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ओके। यही 4 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, 1853 के। उसके बाद वी कैन सी देयर वाज म्यूटनी ऑफ 1857, इट वाज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर, ठीक है, जैसे द गन जिसमें जो कार्ट्रिज यूज़ हो रही थी विच वाज यूज टू इन्वोक द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो ये म्यूटनी स्टार्ट हुई 10 मई में मेरठ में, ठीक है। एंड स्लोली इट रीच टूवर्ड दिल्ली, बहादुर शाह एंड ऑन द थ्रोन एज द एम्परर ऑफ इंडिया, एंड लेटर it was subdued by British forces, okay, under कैप्टन हावलॉक, okay, that's all। इसके इंपॉर्टेंट जो लीडर हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में इट वाज लेड बाई बहादुर शाह, ठीक है, एंड सप्रेस्ड बाई नाइकोलसन, ठीक है। कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हज़रत महल, ठीक है, झांसी में लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, एंड ओडिशा में सुरेंद्र सहनी। ऑल यू कैन रीड एंड मेमोराइज, दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम। और बाद ये हुआ कि इट गेव अ डेथ ब्लो टू द होल एम्पायर। वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ 1857 म्यूटनी वाज दैट इट वाज कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर एरिया। इवन जो स्टेट्स थी दे वर अगेंस्ट द म्यूटनी, ओके, इवन दिस एरिया दे ऑल वर अगेंस्ट दिस म्यूटनी, ठीक है। ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन हैंडलिंग द रिवोल्ट, बट it gave them a shock, and that's why after this East India Company got dissolved and whole of the administrative system got transferred to British Empire. Now onwards the concept of Governor General ended and now Viceroy began. In our next lecture we will be studying the Viceroy in 1858 Act से लेके how India got freedom in 1947 after the last Governor General Lord Mountbatten, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।